नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए भौतिक विज्ञान को। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो इससे भी रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो साफ सीधे तौर पर यहाँ पे देखो, पहला जो ऑप्शन है वो फोर्स है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर जो दिखाता है वो दिखाता है मैग्नीट्यूड को, और प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि कितना है, और डायरेक्शन शो करती है कि किस तरफ है। बात समझ में आ गई। बाकी प्रेशर, एनर्जी और टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये सारे आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो देख लेते, पढ़ लेते हैं। फोर्स, द इंटरेक्शन विच आफ्टर द अप्लाइंग ऑन द बॉडी चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ द मोशन इज कॉल्ड द फोर्स। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर की अगर बात करें स्केलर है, ये आपने याद रखना, द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर, क्योंकि P इक्वल टू द F अपॉन A। और एक चीज़ याद रखना कि मैंने बताया था प्रेशर और स्ट्रेस में एक ही अंतर है कि प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है आपका। ये हमेशा थीटा को 90 डिग्री पकड़ के चलता है। हमेशा ऐसा लगेगा, जैसे ये कोई सतह है तो इसमें हमेशा ऐसा लगेगा। ये होता है प्रेशर आपका, 90 डिग्री एंगल बनाता है। द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट सर्फेस ऑन द एरिया ऑफ द रीजन ओवर विच द फोर्स इज स्प्रेड इज कॉल्ड द फोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज द पास्कल। याद रखना कि प्रेशर की जो पास्कल के बोल सकते हैं, एसआई यूनिट होती है, पास्कल भी होती है और बार भी होती है, वो सीजीएस में होती है। देखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द प्रेशर एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन एट द पॉइंट इनसाइड द गैस। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्यों स्केलर में डाला जाता है। एक्चुअली उसके पास डायरेक्शन होती है, पर डायरेक्शन क्या होती है कि कांस्टेंट होती है। डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि जब प्रेशर एक्ट करता है तो वो सारी डायरेक्शन में लगता है। पास्कल लॉ यही तो बोलता है आपका। अगर पास्कल लॉ की बात करेंगे तो आपको जो प्रेशर होता है वो सारी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, सेम होता है। एनर्जी की बात करें, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे एनर्जी बोला जाता है। ये भी एक कैसी क्वांटिटी आपके, अगर वर्क स्केलर है तो एनर्जी भी क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी आपकी कैसी एक स्केलर क्वांटिटी, आपने याद रखना है। स्केलर की अगर बात करें तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसमें ऑप्शन आपके जैसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, मास हो जाता है, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे आ जाते हैं। वहीं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, ये सारा आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, ये आप पढ़ लेना कि स्केलर क्वांटिटीज में स्पीड आ गई, वर्क, डिस्टेंस, पावर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, चार्ज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, लेंथ, काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, पावर, कैलोरी, डेंसिटी एंड एंट्रोपी। वहीं अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूँ, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेट, शेयरिंग, स्ट्रेस होता है। याद रखना कि पावर में तो क्या देख, जैसे प्रेशर होता है, तो प्रेशर और स्ट्रेस का मैंने बताया था कि प्रेशर क्या होता है कि आपका क्या होता है, उसमें क्या होता है कि सारी डायरेक्शन में एडजस्ट होता है। स्ट्रेस के केस में ये नहीं होता। तो स्ट्रेस याद रखना, स्ट्रेस वेक्टर में आता है आपका। जबकि प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर किस में चल जाता है आपका, प्रेशर चल जाता है आपका किस में, ये चल जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी में। तो ये आपने याद रखना है, लिखा हुआ है प्रेशर कहीं पे नहीं, तो यहाँ पे याद रखना प्रेशर कहाँ चल जाता है आपका, स्केलर में चला जाता है यहाँ पर। उसके बाद वेलोसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारे के सारे आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, तो 7 फंडामेंटल होती हैं, 2 आपके सप्लीमेंट्री भी होती हैं। 7 कौन कौन सी होती है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए कि द एसआई कंसिस्ट ऑफ द 7 बेस यूनिट। देखो 7 तो आपकी कैसी होती है, फंडामेंटल होती है, और इनसे बनती हैं आपकी फिर डिराइव्ड यूनिट्स, इन्हीं से बनती हैं, ठीक है ना, इन्हीं से मिलकर बनती है आपकी डिराइव यूनिट्स। अगर फंडामेंटल बात करेंगे 7 हैं बेसिक यूनिट में, तो लिखा दैट डिस्क्राइब द 22 यूनिट्स विद द स्पेशल नेम ऑफ द सिंबल दैट आर डिराइव्ड, और इनसे 22 बन जाती है। इन इंटरनेशनल ट्रेड द एसआई प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इज वाइडली यूज इन द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल रिसर्च एंड द डेवलपमेंट। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मैट्रिक सिस्टम इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। याद रखना कि एसआई को बोला जाता है सिस्टम ए द यूनिट, सिस्टम ए द इंटरनेशनल, ये बोला जाता है। ये फ्रेंच नेम है, पर अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसफर करेंगे तो, या इसे बोल सकते हैं ट्रांसलेट करेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। तो ये मत बोल देना कि यार इसे SUI क्यों नहीं बोला जाता। ऐसा ही क्या है कि फ्रेंच में सिस्टम ए द इंटरनेशनल इसे बोला जाता है। इन ऑलमोस्ट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड इट इज़ द only method of the measuring the with official status. Next it consists of the coherent system of the measurement unit beginning with the 7 base unit, जिसमें आपका सेकंड आ जाता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसा आपका टाइम आ जाता है, टाइम का क्या होता है आपका सेकंड, उसके बाद लेंथ आ जाता है मीटर, फिर मास, फिर इलेक्ट्रिक करंट, मास का होता है किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर की अगर बात करें तो उसका केल्विन होता है, ठीक है ना, सेल्सियस नहीं होता, ये आपने याद रखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो उसका मोल होता है, सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। देखो लेंथ हो गया, लेंथ की क्या हो गया मीटर, मास का आपका क्या केजी,
टाइम का आपका क्या हो गया केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का आपका एम्पियर, टेम्परेचर का आपका, मैंने टाइम का क्या बोल दिया सेकंड, सॉरी सेकंड, और टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या आपका मोल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, एक प्लेन एंगल आता है 2 डायमेंशनल शेप में आता है, इसका रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल आता है 3 डायमेंशनल में, इसका स्टे रेडियन होता है, ये भी आपने याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रोड्यूस बाय एन अननोन सोर्सेज टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखने के लिए होता है, देखो कैलिपर जो होता है ये डायमेंशन को मापने के लिए होता है कि डायमेंशन किस तरीके का है, डायमेंशन किस तरीके का उसके लिए होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स होता है आपका, ठीक है ना। फोटोमीटर होता है आपका किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, फोटोमीटर, जैसे नाम से पता लग रहा है फोटो जो लगता है ये कहाँ से आता है आपका, फोटोन से आता है, ये वर्ड जो आता है ये कहाँ से आता है, फोटोन, और फोटोन पार्टिकल होता है किसका, लाइट का। स्पीड आप जानते हैं फोटोन की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यही आपकी लाइट की स्पीड होती है, और फोटोन ही बताता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। वहीं अगर बात करें तो इसका मास कितना होता है, मास कितना होता है आपका 0 होता है फोटोन का। अमीटर की अगर बात करें तो अमीटर करंट को नापने के लिए आता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ फोटोमीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रोड्यूस बाय एन अननोन सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड सोर्सेज। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेंज फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड एंड द इंक्लूडिंग द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये आपका अल्ट्रावायलेट से लेकर कहाँ तक चल जाता है, इंफ्रारेड तक को क्या कर सकता है, नाप सकता है, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है। क्योंकि ये बताया था हमने, पैटर्न बताया था, पहले रेडियो वेव्स आती हैं, फिर आपकी क्या माइक्रोवेव आती हैं, फिर आपकी कौन सी आती है, आपकी आती है इंफ्रारेड, फिर आती हैं आपकी कौन सी विजिबल, फिर आती हैं आपकी अल्ट्रावायलेट, फिर आती हैं आपकी एक्सरेज, और फिर आती वाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कर सकता है, ले सकता है। अच्छा, मोस्ट फोटोमीटर्स कन्वर्ट लाइट इनटू एन इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना कि जो फोटोमीटर्स होता है उसका काम क्या होता है, लाइट को किस में चेंज करना, इलेक्ट्रिक करंट में, यूजिंग अ फोटो रेसिस्टर या फोटो डायोड, फोटो मल्टीप्लायर होते हैं। फोटोमीटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट एक्सपोजर इन द फोटोग्राफी। फोटोमीटर्स मेजर द इल्यूमिनस, irradiance, light absorption, scattering of the light, reflection of light, fluorescence, phosphorescence and the luminescence। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपका फोटोमीटर इस तरीके से बनता है। ये आपका वर्नियर कैलिपर, ये आपका कैसा है, तो ये आपका बोल सकते हैं आपका डिजिटल है, वैसे आपको एनालॉग में मिल जाता है नॉर्मली, और जो आपकी ज़्यादातर फिजिक्स की लैब होती है वहाँ पर एनालॉग में देखने मिलता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है आपका किसके लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन को मापने के लिए, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे आपका स्फीयर हो गया, गोला हो गया, इस तरीके से मापने के लिए ये आपका देखो, आपने वो देखा होगा आपका जो ये होता है अमीटर, जब ए शो होता है ये अमीटर को शो करता है, एसी डीसी करंट को नापने के लिए आता है, और वोल्ट मीटर पे आपका एसी डीसी करंट को नापने के लिए आता है। दोनों में थोड़ा बहुत ही अंतर है, जैसे अमीटर होता है ये लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, वहीं अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो हाई रेसिस्टेंस होता है। ये जो आपका अमीटर होता है वो आपका सीरीज में आपका कनेक्टेड होता है, जबकि वोल्ट मीटर आपका पैरेलल शिफ्ट में कनेक्टेड होता है। अगर मैं बोलूँगा रेसिस्टेंस देखा जाएगा आइडल मीटर का तो 0 होता है, जबकि अगर आइडल वोल्ट मीटर का देखेंगे वो इन्फानाइट होता है। अगर बात करें जो इसका रेसिस्टेंस होता है वो गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। इसका आपका वोल्ट मीटर का बोल सकते हैं, इसका जो होता है आपका रेसिस्टेंस वो क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। अच्छा, नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ द गिवन द अमीटर, ये आपने याद रखना है, इसका पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, एक और शिफ्ट बोला जाता है, जैसे गैप, आपने एक चीज़ याद रखना है, गैप। तो गैल्वेनोमीटर, अमीटर और पैरेलल शिफ्ट मारी जाती है दोनों के बीच में। जब वोल्ट मीटर की बात है तो जीवीएस आप याद करना, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर एंड द सीरीज शिफ्ट मारी जाती है। अमीटर जो होता है, एक और चीज़ याद रखना है कि जो आपका कैसा होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा आपका करंट होता है, उसे भी नाप लेता है, जबकि बड़े करंट को नापने के लिए आपको वोल्टमीटर यूज़ किया जाता है। ये आपका डायनोमीटर, डायनोमीटर का जो काम होता है ये फोर्सेस को या टॉर्क होता है, टॉर्क फोर्स होती है, उसे मापने के लिए होता है। लिखा हुआ है इज अ डिवाइस टू मेजर द फोर्सेज, मूवमेंट ऑफ द फोर्स या टॉर्क जिसे बोलते हैं, और द पावर। फॉर एग्जाम्पल द पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन्स, मोटर एंड द अदर रोटेशनल प्राइम मूवर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द साइमल्टेनियसली मेजर टॉर्क एंड द रोटेशनल स्पीड। आरपीएम बोलते हैं, ठीक है ना, रोटेशनल स्पीड आपने देखा होगा, आरपीएम बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ और द फिनोमेना दैट हैज द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। दोनों जो होती हैं वो कौन सा होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है कि मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें आपका केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर होता है। अच्छा, स्ट्रेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो ये किस तरीके की क्वांटिटीज़ हैं, तो याद रखना ये आपका टेंसर में डाल दोगे आप, मेनली किस में चल जाती है, टेंसर क्वांटिटीज़ में चल जाती है, वेक्टर में नहीं डालोगे। फिर अगर टेंसर ऑप्शन आता है तो टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, डिफरेंट क्राइटेरिया में सेट होता है।
डिफरेंट होता है हर जगह पे। तो लिखा हुआ सम फिजिकल क्वांटिटीज हैव नो प्रॉपर डायरेक्शन, इनके पास क्या होती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती, बट सो द डिफरेंट वैल्यू इन द डिफरेंट डायरेक्शन। और हर क्या बोलते हैं आपका अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है, अलग अलग वैल्यू क्या करता है आपका निकाल के देता है। जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, आपका स्ट्रेस हो गया, तो ये टेंसर में आ जाता है। होता है क्या, डायरेक्शन होती है, अगर देखो टेंसर नहीं देगा तब आपने वेक्टर ही लिखना है, तब वेक्टर आप लिख सकते हैं। पर अगर उसने टेंसर ऑप्शन में दे दिया तो आपको टेंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करता है, आपका डायरेक्शन तो दिखाता है, पर क्या होता है जैसे डायरेक्शन बदलता है आपकी मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है, ये आपने याद रखना है। स्केलर में बता दिया केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन होती है। वेक्टर मैंने बता दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिवन गिव्स द क्वांटिटी। तो मैंने बताया था ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट अगर देखा जाएगा तो स्केलर क्वांटिटी निकाल देता। मैंने बताया था वर्क का आपका एक एग्जांपल है वर्क जो होता है आपका डब्ल्यू, वो होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो जब इसे डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं तो एफ डॉट डी कॉस थीटा हो जाता है। और एफ क्या है यहाँ पे, तो फोर्स है, तो ये भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है, ये आपने याद रखना है। इसलिए जो आपका वर्क हो जाता है वो कैसे हो जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी निकल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वही स्केलर आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर में दोनों होते हैं, और टेंसर में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज के साथ आपका क्या देखने को मिलता है, आपकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड क्या होती है, चेंज होती है। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग। तो अभी तो बताया था लुमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल में आता है। लुमिनस इंटेंसिटी का आपका क्या होता है, कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला। तो ए का 4 हो गया, ए का क्या हो गया आपका 4, तो ये आंसर बन जाएगा। फिर देख लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपका किस में आता है, फंडामेंटल्स में आता है। इसका क्या होता है आपका मोल। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है आपका वीवर के नाम पे, और इंडक्टेंस किसके नाम पे, हेनरी के नाम पे। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर आर द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल। तो ये होता है आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक पेपर था जिसमें ये लिखा हुआ था, बताइए कि कौन से दो टेम्परेचर आपके बराबर होते हैं। तो ऐसा कोई टेम्परेचर ही नहीं जो आपका जैसा बोल देंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का भी बराबर नहीं होते हैं, वहाँ पे गलत लिखा हुआ था। हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो आपका -40 पे, -40 पे ये दोनों बराबर आ जाते हैं। होता क्या फार्मूला कि C/100 ये होता है, इक्वल टू होता है आपका बोल सकते हैं फ़ारेनहाइट -32/180, और यही आपका बराबर रख दूंगा मैं क्या K-273/100। चलो अभी इसकी बात नहीं करते, के की बात नहीं करते, तो इसे हटा दो। तो इन दोनों की अगर बात करेंगे तो ये 20×5 100 और 20×9 180 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू करेंगे तो देखो अगर मैं किसी की वैल्यू रखूँ C= अगर मैं -40 रख दूँ, C= मैं कितना रख दूँ -40, तो कितना होगा देखो, C= -40 रखता हूँ तो -40/5 इक्वल टू हो जाएगा F-32/9। 5 से काटूंगा तो 5 8 40, -8 आ गया। 9 के इंटू करूँगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 9 8 72, कितना आ जाएगा 9 8 72, -72 आ जाएगा। और -32 को उधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू हो जाएगा -72 + 32, तो ये कितना आ जाएगा देखो -40 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप किसी एक टेम्परेचर को रखते हैं -40, तो दूसरा भी टेम्परेचर आपका कितना आ जाएगा -40। तो -40 एक ऐसा फिगर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के होते हैं बराबर, और किसी टेम्परेचर भी बराबर नहीं होते, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा फिर मैंने बताया था जो फंडामेंटल, अगर टेम्परेचर की SI यूनिट की बात की जाए तो सेल्सियस नहीं होती, क्या होती है आपकी, केल्विन होती है। फॉर्मूला बता चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा देखो होता क्या, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो C/100 बताया था ना, C/100 इक्वल टू F-32/180, और ये निकल जाता है आपका यहाँ बराबर, यहाँ पर कर देता हूँ तो ये हो जाता है K-273 अपॉन, यहाँ पर भी आपका कितना होता है 100 ही होता है। और फिर आता है रैनकिन, रैनकिन का मुझे याद होगा यार, हाँ रैनकिन का भी मुझे याद होगा। रैनकिन होता है आपका R माइनस एक सेकेंड रुकना है, रैनकिन नहीं, रैनकिन का तो अलग चलता है ना, रैनकिन का आपका अलग चलता है, ये र्यूमर है, ये र्यूमर है। रैनकिन आपका RA, और यहाँ पे हो जाता है आपको कितना चलो इन तीनों को देख लेते हैं यार, अभी मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इन तीनों में। तो इस तरीके से होता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, ये 100 कैसा आता है, एक्चुअल में यहाँ पे -0 लिया जाता है, यहाँ पे कितना होता है -0 होता है। तो ये जो ये वाला टेम्परेचर है ना, ये वाले, ये 32 और 273, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगे 0 डिग्री, 32 डिग्री और 273 डिग्री यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एक्चुअली में फ्रीजिंग पॉइंट को शो करते हैं, किसको दिखाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को। और ये जो नीचे होता है ना आपके नीचे, ये गैप को शो करता है। गैप के किस गैप को शो करता है, तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के अंतर को। तो जो 100 आता है वो किस तरीके से आता है, ये आता है 100 - 0,
इस तरीके से आता है 100 माइनस 0 तो 100 ही आएगा। फिर 212 माइनस 32 करूँगा तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा देखो। फिर अगर मैं 373 माइनस 273 करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 100 ही आएगा देखो। 373 माइनस 273 तो एक्चुअल में जो नीचे निकलता है वो क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और ऊपर जो माइनस होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये आपने याद रखना है। ये आपका रैंकिन है, ठीक है ना, रैंकिन है। इसको आर से दिखाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है आपका, ऊपर तो आ जाता है आपका कितना 492। अगर मैं ये तो आपका र्यूमर है तो ये निकल के आता है आपका ये 492, और यहाँ पर जो आता है 180, यहाँ पे कितना आ जाता है 180 आ जाता है। हाँ ठीक है। और फिर इसका रखते हैं रैंकिन का होता है R अपॉन 80, ये हो जाता है आपका, ये र्यूमर है, ठीक है ना, र्यूमर इस तरीके से लिख देते हैं 492 अपॉन 180। आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। चलो तो फार्मूला क्या बन गया, एक बार लिख दूँ फार्मूला, पूरा सारा फार्मूला लिख के दे देता हूँ आपको। C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 180 इक्वल टू R अपॉन 80 और इक्वल टू, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, र्यूमर लिखा जाता है शायद से ऐसे, आर ई लिखते हैं शायद से र्यूमर, और माइनस 492 अपॉन 180, 180। यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये आपका 100 होता है, 200, 2 180 और 1 80। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो वेट की बात कर रहे हैं मास की। देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर मास बोलता है ना, मास, तो मास आपका बदलता नहीं है, अनचेंजेबल होता है, कहीं पे भी चल जाओ अनचेंज्ड रहता है। वेट इसलिए होता है कि W इक्वल टू m/g हो जाता है, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो g क्या होता है आपका वेरी करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अर्थ में कोई चीज़ कितना है, तो आप जानते हैं कि जो आपका मून पे जो आपका क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना हो तो 1/6 होता है। तो कुछ नहीं करना होता, जो आपका वेट होता है उसे क्या करना होता है, मैं मून पे देखना है तो 6 से भाग देना है बस, और कुछ नहीं। तो मून पे जो आ जाएगा आपका क्या वेट इन मून, ये आपका कितना आ जाएगा 150 अपॉन 6, और ये देख लेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 30 और 6 5 30, तो ये आपका क्या 25 न्यूटन आ जाएगा वेट। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई, ठीक है ना, ये पढ़ लेना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ था सेल्सियस टेम्परेचर एंड द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर रिलेटेड टू। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या कर लेंगे, सी को लिखा हुआ है कि टी को लिखा हुआ है ना उसने फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो टी को लिखा हुआ है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये हो जाएगा 9C और अपॉन 5 ये इधर जाएगा 9C और ये प्लस में चल जाएगा 32, तो ये निकल जाएगा फॉर्मूला 9C, ठीक है, 9/5 TC और प्लस 32, ये निकल जाएगा आपका। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो र्यूमर आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक और फार्मूला लिख देता हूँ, ये हो जाता है आपका र्यूमर माइनस 492 अपॉन, और नीचे में किस हिसाब से लिख दो 180 आता है ना आपका, तो 9 आ जाएगा। बस इस तरीके से फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। ये चेंज कर दिया, और कहाँ पे आपका क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों बराबर होते हैं। तो ये था आपका वीडियो, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोनों का जो आपका क्या है PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप दोनों ग्रुपों में क्या कर दूँगा, शेयर कर दूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करना है, बेल आइकन के बाद और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। उससे होगा क्या कि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। बाई चांस अगर मिस होता है यूट्यूब के थ्रू, तो आप टेलीग्राम और फेसबुक दोनों से क्या ले सकते हैं, नोटिफिकेशन ले सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप से भी आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं। फेसबुक पे आप हमारे पेज को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।